नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक में अभिसार शर्मा। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को एक ही नेता जो है उनकी अकल ठिकाने लगा सकती है और वो है ममता बनर्जी। कहने को आज सुभाष चंद्र बोस का पराक्रम दिवस मना रही थी भारतीय जनता पार्टी और पश्चिम बंगाल में उसने एक बहुत बड़ा राजनीतिक दांव भी खेल दिया। उसके जरिए विक्टोरिया मेमोरियल पे एक बहुत बड़ा फंक्शन बुलाया गया जहां प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी दोनों एक साथ थे। मगर जब ममता बनर्जी बोलने आई तो लोगों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से, आप जब सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम दिवस को मनाने आए हैं तो वहां पर मोदी मोदी की क्या जगह है भाई? वहां पर जय श्री राम के नारे लगाने की क्या जगह है? हर नारे की अपनी जगह होती है। अगर आप अयोध्या में मंदिर के उद्घाटन में जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो वो जगह है जय श्री राम के नारे के लगाने की। मगर जहां पर नेताजी को सम्मानित किया जा रहा है वहां पर आप मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। मगर आज ममता बनर्जी ने सिखला दिया, बतला दिया, अपना पराक्रम दिखला दिया और बता दिया कि बीजेपी के होश दरअसल वही ठिकाने लगा सकती हैं। यह वीडियो देखिए दोस्तों। जैसे ही मोदी मोदी के नारे लगने शुरू होते हैं, ममता बनर्जी अपनी स्पीच बीच में बंद कर देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मास्क होता है, मगर उन आंखों से ही समझ आ जाता है कि ममता बनर्जी ने किस तरह से और उनकी क्या हालत कर दी है। ये वीडियो देखिए दोस्तों। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट का पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। तो आज मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। आप जब नेताजी को सम्मानित कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मानित कर रही है, तो क्या आप उनके मायने को समझते हैं? क्या सुभाष चंद्र बोस के मायनों को समझते हैं? क्या आप जानते हैं कि उनकी आजाद हिंद फौज जो है वो सांप्रदायिक सद्भाव की जबरदस्त मिसाल थी? और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके संस्थापक सदस्यों में एक मोहम्मद जमान कियानी भी था, शहनवाज खान भी था, प्रेम सहगल भी था, गुरबख्श सिंह ढिल्लों भी था। यानी कि हिंदू सिख एकता, हिंदू मुसलमान एकता की जबरदस्त मिसाल थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और जब उन्होंने अपनी आईएनए फौज की जो नींव रखी थी या उसकी स्थापना की थी, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं नेहरू जी, महात्मा गांधी, उनकी सोच भी काम कर रही थी। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि सुभाष चंद्र बोस ने उनकी जो सबक है या उनकी सोच को का भी समावेश आजाद हिंद फौज की स्थापना में की थी। क्या यह बात भारतीय जनता पार्टी जानती है? मगर एक बात है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले हैं और ममता बनर्जी ने आज बतला दिया। और कहीं ना कहीं कोई और मुख्यमंत्री होता तो शायद वो दबकर अपनी बात कह देता, मगर ममता बनर्जी एक फायर ब्रांड नेता हैं। वो झुकने वालों में से नहीं है। वो स्पष्ट कर देती हैं कि साहब, जो चीज मुझे पसंद नहीं है वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और आज इसका एक नमूना, इसका लाइव प्रसारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल गया। जी हां, एक बार फिर वो झलक देखिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। हकीकत यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीतिक दबंगई हर जगह दिखाती है, उसे चाहिए कि उसके सामने ममता बनर्जी जैसे नेता हो। मैं उनकी कई बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मगर जहां पर इस तरह की दबंगई हो, आप एक समारोह की गरिमा तक का ध्यान नहीं रखते हैं। हम नेताजी को सम्मानित कर रहे हैं,
और आप जानते हैं पत्रकार, जो तमाम वहां पर पत्रकार हैं, वो इस पूरे मामले में इस वक्त आप देखिएगा तमाम न्यूज चैनल्स में जो पूरी कवरेज होगी वो ममता बनर्जी के खिलाफ होगी, क्योंकि डिक्टेशन आ गई होगी प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से। आप जानते हैं चाटुकारिता की जो हद है, मैंने एक पत्रकार को यह कहते हुए देखा कि प्रधानमंत्री की जो लंबी दाढ़ी है ना, वो बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर की तरह दिख रहे हैं या रविंद्रनाथ ठाकुर की तरह दिख रहे हैं। दो बातें, पहले तो बीजेपी ये समझ ले कि असल में रविंद्रनाथ ठाकुर है, क्योंकि मैंने एक बार गौरव भाटिया को एक डिबेट में यह कहते हुए सुना था कि टीएमसी के नेता यह कह रहे थे रविंद्रनाथ ठाकुर, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर होता है। रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों, वो अंग्रेजी में, टैगोर जो है वो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, मगर ठाकुर जो है वो शुद्ध बांग्ला नाम है। समझ में आई? तो जो मैं बात कह रहा था दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी दाढ़ी को भी लोग ये कह रहे हैं, उनके चाटुकार पत्रकार ये कह रहे हैं कि देखिए बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर की तरह दिख रहे हैं। दो चीजें दोस्तों यहां पर। पहली बात, अगर प्रधानमंत्री ने वाकई ऐसा किया है तो मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों कि अगर वो इसलिए अपनी दाढ़ी बढ़ा रहे थे कि इस साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और उन्हें रविंद्रनाथ ठाकुर जैसा दिखना है, तो ये तो बहुत ही कल्पना से विचित्र है दोस्तों। ऐसा तो आजाद भारत के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हुए जो अपनी वेशभूषा, अपनी दाढ़ी जो है वो चुनावों के हिसाब से करते हैं। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस जो थे वो सांप्रदायिक एकता के प्रतीक थे, उनके किसी भी बयान में दोस्तों आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा कि वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे, सिखों के खिलाफ जहर उगल रहे थे। नहीं, कभी नहीं। हालांकि उनकी जो राजनीति थी, उनकी जो सोच थी, उनके ताल्लुकात हिटलर और जापान से भी रहे हैं। बावजूद उसके उनकी सोच फासीवादी नहीं थी। उनके हिटलर या जापान से ताल्लुकात इसलिए थे क्योंकि वो अंग्रेजों को किसी भी कीमत पर हराना चाहते थे। वो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। मगर जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो किसी भी सूरत में सांप्रदायिक नहीं थे, उसी तरह से आपको याद रखना चाहिए कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने क्या कहा था। रविंद्रनाथ ठाकुर की जो शिक्षाएं थी उसके अंतर्गत यही था कि हम राष्ट्रवाद के नाम पर इंसानियत की बलि नहीं चढ़ा सकते। उन्होंने हमेशा इंसानियत का दर्जा राष्ट्रवाद से ऊंचा रखा। अगर आज रविंद्रनाथ ठाकुर जिंदा होते ना, तो ये बीजेपी वाले उन्हें भी देशद्रोही बता देते। हकीकत ये है। जी हां, इन्हें चुनाव जीतना है, इसलिए ये लोग रविंद्रनाथ ठाकुर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने सिर पर बिठाए घूम रहे हैं। हकीकत ये है। मगर दिक्कत यह है कि दोस्तों उनका सामना हो गया है ममता बनर्जी के साथ, जो कि खालिस बांग्ला नेता हैं, जो बांग्ला समुदाय की या बंगाली जो मान्यताएं हैं उन्हें बखूबी समझती हैं, और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ये तो थी आज जो पूरा ड्रामा हुआ ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। जो दूसरा मुद्दा जिसकी लगातार चर्चा की जा रही है कि कल किसानों ने किस तरह से योगेश नाम के एक शख्स को पेश किया। वो योगेश किसानों के मुताबिक, ये योगेश जो है, नंबर 1 4 किसानों को मारने वाला था, नंबर 2 23 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में अराजकता की जाने वाली थी, नंबर 3 करीब 10 लोग इसकी टीम में, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल है, नंबर 4 एक थाने में, राई थाने में एक एसएचओ हैं जिनका नाम प्रदीप है, उनके जरिए यह सारा काम हो रहा था। किसानों ने इसे पेश किया और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मगर फिर आज तक न्यूज एक पड़ताल करता है दोस्तों, जिसमें पता चलता है कि राई थाने का एसएचओ जो है वो प्रदीप नहीं है, कोई विवेक मलिक है। और यही नहीं, ये जो शख्स है वो बाद में कहता है, और जनसत्ता में उसका पूरा बयान दिया गया है। वो क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मैं सोनीपत का योगेश सिंह 19 तारीख को मामा के यहां गया था। मैं दिल्ली डीटीसी बस में आया था। दिल्ली पुलिस ने मुझे नरेला से आगे भेजा था। 19 तारीख की शाम 4 बजे मैं कोंडली क्षेत्र में जा रहा था। मैंने सिर्फ इतना झूठ कहा कि यहां कोई लड़की छेड़ रहा है। इसके बाद वो कथित तौर पर प्रदर्शनकारी मुझे ले गए और कैंप में पैंट उतारकर खूब मारा। ट्रॉली में उल्टा लटकाकर भी पीटा गया। सिंह ने आगे कहा, अगले दिन मुझसे कहा गया कि जो भी कहा जाएगा वही कहना होगा।
मैंने इसे मान लिया। उन्होंने मुझे खाना खिलाया और कहा कि जैसे जैसे कहा जाएगा वैसे वैसे मुझे बोलना पड़ेगा। अब यह आदमी इस तरह का दावा कर रहा है। कौन सच है दोस्तों, किसान या प्रचार तंत्र? कौन सच है, किसान या पुलिस? मैं आपको सिर्फ यही चीज बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कुछ और नहीं देखना होगा। आपको यह देखना होगा कि 26 जनवरी से पहले किसानों को न्यूज चैनल्स किस तरह से बदनाम कर रहे हैं। आपके सामने जी न्यूज के ये 3 कार्यक्रमों के स्क्रीनशॉट्स हैं। किसान जो ट्रैक्टर रैली निकाल रहा है ना दोस्तों, उसको ये लोग अराजकता से जोड़ रहे हैं, गृह युद्ध से जोड़ रहे हैं और आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, जी न्यूज ने एक वीडियो दिखाया जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि देखिए ये ट्रैक्टर्स जा रहे हैं, इनमें लाइट्स लगे हुए हैं और इसके जरिए किसान जो है हमारे देश को बदनाम करेंगे। जबकि वो वीडियो जो था ना, वो 7 समंदर पार आयरलैंड का वीडियो था। और आप जानते हैं किसान सिंघू बॉर्डर पहुंचा भी नहीं था, उससे पहले उसे बदनाम किया जा रहा था। मैं आपको क्यों बतला रहा हूं दोस्तों? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर किसान जो दावा कर रहे हैं वो सही है, तो ऐसा लग रहा है कि शाहीन बाग का इतिहास दोहराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि शाहीन बाग में क्या हुआ था? शाहीन बाग में अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और प्रवेश साहिब सिंह जैसे लोग, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने शाहीन बाग को बदनाम करने का प्रयास किया था। प्रवेश साहिब सिंह का बयान याद है आपको? उन्होंने क्या कहा था कि ये शाहीन बाग वाले घुस के आपके घर में आपकी बच्चियों का बलात्कार करेंगे। हमारे जूनियर फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, उन्होंने क्या कहा था आपको याद होगा? देश के गद्दारों को। और उसके बाद ये 2 चेहरे सामने उभर कर आते हैं, एक कपिल गुज्जर और एक ये तथाकथित नाबालिग। वो तथाकथित नाबालिग जामिया के अंदर गोली चलाता है और उसके पीछे पुलिस खड़ी रहती है, मानो पुलिस का पूरा संरक्षण मिल रहा है। और कपिल गुज्जर जो है वो गोली चलाता है, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और कुछ दिनों बाद, जैसे कि आप इन तस्वीरों में जानते हैं, उसे बीजेपी जो है वो अपने में शामिल कर लेती है। बाद में बवाल होता है और बीजेपी को यू टर्न करना पड़ता है और कपिल गुज्जर की सदस्यता को खारिज करना पड़ता है। हकीकत यह है दोस्तों, मैंने आपके सामने दोनों पक्ष रखे। जिस तरह से शाहीन बाग को बदनाम किया गया था, 2 लोग पहुंच गए गोली चलाने के लिए, उसी तरह से किसानों को बदनाम किया जा रहा है। उन्हें खालिस्तानी बता दिया जाता है, यह बता दिया जाता है इन्हें खालिस्तान से फंडिंग मिल रही है, खालिस्तान से जुड़े ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग मिल रही है। इस तरह की बातें की जा रही हैं दोस्तों। और फिर इस आदमी को किसान जो है वो पेश करते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर किसान यहां झूठा है, यानी कि अगर वो जो दावा ये बंदा कर रहा है बाद में जाकर, अगर वाकई किसान यहां झूठा है, तो पहली बात तो वो इस आदमी को पेश ही क्यों करता? और पेश करता तो करता उसे पुलिस के हवाले क्यों करता? क्योंकि आखिरकार तो उसे ये बात करनी ही थी। इसलिए नो उल्लू बनाविंग, समझे? तो मैं जो इस बोलने का प्रयास यहां कर रहा हूं दोस्तों, कि आपको यह बात समझना होगा कि आने वाले दिन जो हैं बहुत ही संवेदनशील होने वाले हैं। मैं नहीं जानता हूं क्या होने वाला है, क्योंकि आपको याद होगा कि कल जो बैठक हुई है सरकार और किसानों के बीच में, उसमें किसानों ने यह शिकायत की है कि राकेश टिकैत जी को जान से मारने तक की धमकी हो रही है। गजेंद्र चौहान, जिसने एक जमाने में युधिष्ठिर का किरदार निभाया था, उसने ट्वीट किया था कि तुम बागपत तो पहुंचो, बाबा जी यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुम्हारी धनिया की बुआई करेंगे अच्छे से। और यही नहीं, ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया जा रहा था, खालिस्तान मांगे कुटाई। इस तरह से हमारे किसान को बदनाम किया जा रहा है, इस तरह से उसे टारगेट किया जा रहा है। आप और हम सब इंसान हैं दोस्तों, आप और हम सब इंसानियत पर चलते हैं। अगर हमें किसानों के हम बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो हम तर्क दें, इस तरह से उन्हें बदनाम ना करें। और मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि ये जो तमाम खबरें सामने उभर कर आ रही हैं कि किसानों पर हमला किया जा सकता है या उनके नाम पर कुछ ऐसे काम किए जा सकते हैं जिससे आंदोलन बदनाम हो, ये कहीं उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो नहीं है या उसी प्रोपेगेंडा का अंग तो नहीं है। आपको इन बातों पर गौर करना पड़ेगा। बेबाक में बस इतना ही। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।